जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजत जीके ट्रिक्स में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पैट के जीके के क्वेश्चनों की, जो पैट परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैंने पैट के प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों जेम्स मिल। आपका दूसरा ऑप्शन है बोरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी है इसका सर थॉमस स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा डॉट 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 का शासक था? ऑप्शन नंबर ए थानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी गीतावर्धन। ऑप्शन नंबर डी पटना। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थानेश्वर। तो दोस्तों ये कहाँ का शासक था? थानेश्वर का शासक था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों इसके। ऑप्शन नंबर ए 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1545 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1555 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1526 ईस्वी में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी दोस्तों? ये लड़ी गई थी बादशाह अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सूरदास ने महान संत यानी कि किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों रामदास। ऑप्शन नंबर बी है हरिदास। ऑप्शन नंबर सी है चैतन्य। ऑप्शन नंबर डी है वल्लभाचार्य। तो इस आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी, ऐसा माना जाता है सूरदास ने। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल के तल के साथ साथ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी है घग्घर नदी। ऑप्शन नंबर डी है ब्यास नदी। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घग्घर नदी के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर स्थल। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान और भारत के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपके इसके ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1966। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1962। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1965। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1971। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का वर्ष 1966, यानी कि वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। बिहार राज्य में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका पहला कथन है दोस्तों वे क्रिप्स आयोग के सदस्य थे। तो ये कथन तो गलत है दोस्तों, यानी कि वे क्रिप्स आयोग के सदस्य नहीं थे। और आपका दूसरा कथन है दोस्तों वे केंद्रीय विधानसभा परिषद के सदस्य थे। तो आपका ये कथन भी गलत है दोस्तों, वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। आपका तीसरा कथन है दोस्तों वे संविधान सभा के सदस्य थे। तो दोस्तों ये भी आपका कथन गलत है, वे संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। तो अब ये तीनों कथन तो गलत है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? इसमें से ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, यानी कि ये सभी कथन गलत हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, अमृतसर में जलियांवाला बाग
कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? आपके ऑप्शन है दोस्तों 13 अप्रैल 1920 ईस्वी। आपका ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 14 अप्रैल 1920 ईस्वी। आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 19 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि 19 अप्रैल। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार घटित हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी राधाकांत देव। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 8.61%, ऑप्शन नंबर बी 14.66%, ऑप्शन नंबर सी 15.30%, ऑप्शन नंबर डी 9.87%। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14.66%। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? यानी कि कौन सी नदी गंगा में दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है? आपका ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी सिंध नदी, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसी नदी दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? तो आपके ऑप्शन है उच्च वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी जलीकरण, ऑप्शन नंबर सी बर्षण, ऑप्शन नंबर डी नदी के जल का अंतःस्रवण। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नदी के जल का अंतःस्रवण। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी बाजरा, ऑप्शन नंबर सी ककड़ी, ऑप्शन नंबर डी धान। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं। गेहूं की बुआई की जाती है सर्दियों में। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी समदाब रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी समताप रेखाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं। जो समांतर रेखाएं हैं भूमध्य रेखा के काल्पनिक जो रेखाएं बनाई हैं वे क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक मामले, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि CSO। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत की जीडीपी की गणना करता है। और दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम है रजत जी के ट्रिक्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपका इसी के साथ दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग,
ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि, ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि, ऑप्शन नंबर सी वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर डी अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह राशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। यानी किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा प्रदर्शित करता है वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्यों का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 86%, ऑप्शन नंबर बी 79%, ऑप्शन नंबर सी 78%, ऑप्शन नंबर डी 95%। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 86% भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का प्रतिशत है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है इसका GOI अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी है GOI अधिनियम 1915, ऑप्शन नंबर सी है GOI अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि GOI अधिनियम 1919 के अंतर्गत लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और GOI का फुल फॉर्म है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है TT कृष्णा मचारी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी MA अयंगर, ऑप्शन नंबर सी गणेश वासुदेव मालवंकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार हुकुम सिंह। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। यानी कि आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का एक ही न्यायाधीश नहीं था? ऑप्शन नंबर ए RS पाठक, ऑप्शन नंबर बी BN राव, ऑप्शन नंबर सी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी KN बाचू। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि KN बाचू न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा राजधर्म? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 15 के अनुसार राजधर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, दंत बल्क में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति कैसी होती है?
ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी उदासीन, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय, ऑप्शन नंबर डी उभयधर्मी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षारीय। दोस्तों ये विज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं थोड़े से। आपका अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए जीन, ऑप्शन नंबर बी लैक्टाल्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी केसिन, ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूमिन। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि केसिन। दोस्तों दूध में केसिन प्रोटीन ही पाया जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि परमाणु भार के। ऑप्शन नंबर बी परमाणु आकार, ऑप्शन नंबर सी परमाणु भार, ऑप्शन नंबर डी परमाणु विशेषता। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमाणु संख्या के यानी कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की एक ही फोकस दूरी प्लस 25 सेमी है। दर्पण और लेंस होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तल, ऑप्शन नंबर सी दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, ऑप्शन नंबर डी दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दर्पण कैसा होगा अवतल और लेंस कैसा होगा उत्तल। इसका कारण है दोस्तों लेंस तथा दर्पण दोनों के द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति, आकार, स्थिति तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि गोलाकार दर्पण तथा पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी प्लस 25 सेमी है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा। किसके अनुसार होगा? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। दोस्तों आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, सेल में विभवांतर की इकाई किस इकाई में मापा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कूलाम, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और आपसे हम मिलते हैं कल। दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम है रजत जीके ट्रिक्स और आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक आ चुकी है पैट परीक्षा, क्योंकि दोस्तों 29 और 30 तारीख में इसका एग्जाम होना है। तो इसलिए दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई करें। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो से 1% भी मदद मिलती हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।